वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर 11 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। लेक्चर 10 हमने कंप्लीट कर लिए अभी तक। 10 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के। ये 11th आपका लेक्चर है। एम हमारा ये है कि हम फुल इंडियन इकोनॉमी, यानी हम यहाँ पर कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी जो है कि हम यहाँ पर कवर करेंगे। प्लेलिस्ट में आप जो है कि लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इंडियन इकोनॉमी के लगा करके आपका जीडीपी, एनएनपी, आपका उसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए, वो आप सब देख लीजिए। वो बेसिक चीज़ें जो एबीसीडी कह सकते हैं आप इकोनॉमिक्स की, वो आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग तो जो है कि उसमें ही फंसे रहते हैं, डाउट्स क्यों क्लियर नहीं हो पाता है। मैं यहाँ पर जो सेशन लेता हूँ, मेरा मेन एम यही रहता है कि मैं आपका डाउट क्लियर कराऊँ, यानी जो आप मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ वो आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। अदरवाइज वो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। मैं समझाऊँ, आपको समझ में ना आए तब भी आप अनसेटिस्फाइड रहो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं किसी भी तरह कुछ भी करूँ, मैं कैसे भी समझाऊँ, कुछ भी रिलेट करूँ लोकल एग्जाम्पल से, कैसे भी ना कैसे करके मैं कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए। और यही है कि इफेक्टिव कह सकते हैं कि जो स्टडी होती है, टीचिंग होती है या लर्निंग होती है, वही वही इफेक्टिव मानी जाती है कि भैया आपको समझ में आना चाहिए। कुल मिला के बात खत्म। अब देखिए, ये हमारा लेक्चर 11 है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। 10th में अभी जो मैं आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ कि देखिए, ये अगर मैं आपको लेकर के चलूँ तो देखिए ये लेक्चर समाओ, ये लेक्चर 3 था, है ना। फिर ये 4, ये मतलब 4 नहीं, मतलब ये 3 का ही पार्ट। इसमें मैंने देखो जीडीपी वगैरह समझाया था। इस तरह से मैंने आपको ये एनडीपी, एनएनपी वगैरह सारा कुछ समझाया था। जीडीपी फैक्टर, कॉस्ट पे, मार्केट कॉस्ट पे मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। रिवाइज मेथड वगैरह मैंने उसके कैसे क्या होते हैं, ये मैं सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पर आपको बताया था। ये सारी चीज़ें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह, एचडीआई के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैंने कहा था ना कि भैया पैदा हुए, पढ़े, पैसा कमाया। तो बहुत मैं इस तरीके से आपके निमोनिक्स यूज़ करें ताकि आपको याद रहे। एमपीआई क्या मेजर करता है, कैसे डिफरेंट एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और जो भी एवोल्यूशन हुए हमारी इंडियन इकोनॉमी में, कहाँ से जो है कि हमने सोवियत यूनियन से कैसे हमने जो है कि चीज़ें अपनाई, और हम उनको जो है कि किस तरह से हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा, और कैसे हम जो है कि अभी तक की हमारी जर्नी रही, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। 8 कोर इंडस्ट्रीज वगैरह रही। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स क्या होती है ना। ये बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वे में जो है कि हंसते हंसाते हुए मैंने जो है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी थी। ऑरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग कैसे स्टार्ट हुई, है ना। आपका जो है कि ये यूएसए से स्टार्ट हुई, वहाँ पर जो है आपका टेनेसी वैली अथॉरिटी, और उसके बाद हमारे इंडिया में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से जो है कि पहले रीजनल प्लानिंग हुई, उसके बाद धीरे धीरे प्लानिंग ओवरऑल नेशन की सोची गई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ये कुंडीना खड़गांव राजा वाला मैंने लेक्चर लिया था, जो भी है सारी चीज़ें जो है कि मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। फटाफट एक बार ये आप सारे लेक्चर देखिएगा। विश्वेश्वरा प्लान, फिक्की प्रपोजल वगैरह, ये सारा बॉम्बे प्लान, कांग्रेस प्लान, ये सारा जो है कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। गांधीयन प्लान, कौन सा प्लान बेहतर था, किस प्लान पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। ये हमारे एम एन रॉय हैं, इनकी लव स्टोरी के बारे में मैंने आपको पूरा चर्चा में बताया, है ना, लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और हम लोग भी काफ़ी कुछ हमको भी सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इनका अच्छा काम यहाँ पर, अच्छी चीज़ें रही थी सपोर्टिव को लेकर के एक दूसरे को। बाकी जो है कि यहाँ पर देखिए, ये गोल्स जो हमारे 17 गोल्स हैं, मैंने आपको एक कहानी के तौर पे 17 के 17 गोल्स मैंने आपको रटवा दिए थे। एक बार ये अब लेक्चर पुराने गो थ्रू करिएगा। मॉडर्नाइजेशन की फिर हमने बात करी थी, और अब हम आ गए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का हमारा यहाँ पर टॉपिक है आज 11th लेक्चर में इंडियन इकोनॉमिक्स के, एंड वी विल डिस्कसिंग दिस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन फर्दर पेजेस। तो देखिए, इन मार्च 1950, the planning commission was set up by government by cabinet resolution to take over responsibility of the whole gamut of planning, plan formation, resource aspects, implementation and reviews, and planning is a technical matter। प्लानिंग क्या भाई, एक टेक्निकल मैटर है ना। तो ये हमारी इस तरह से जो है कि लोग बैठे थे, और उन्होंने जो है कि 1950 में जो है कि सेटअप करा कि जो कि भैया एक कैबिनेट बैठी और जो कि सेटअप ये करा गया कि भैया प्लानिंग कमीशन जो है कि
होनी चाहिए। और जो है कि प्लानिंग कमीशन में बात चली और तब से ही आपका आप देखेंगे 1951 से जो है कि हमारा पहला प्लान को जो है कि सामने आया था और तब से ही कि 5 ईयर प्लान चल रहा है। An extra constitutional that is non-constitutional, an extra constitutional that is non-constitutional and non-statutory body। ये कौन सी बॉडी थी प्लानिंग कमीशन? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। एन एडवाइजरी बॉडी जो कि एडवाइज करेगी किसके लिए? टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एरे ऑफ इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए, अब ऐसा है, देखिए सरकार चलती है तो सरकार आप समझिएगा कैसे चलती है, क्या सारे डिसीजन, क्या मतलब मैं ये इस तरह से तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप बताइएगा कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को सारा ज्ञान थोड़ी ना जाता है कि अब ये करना है, अब ये डिसीजन लेना, अब ये डिसीजन लेना, अब ये डिसीजन लेना। डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स का अपना अपना काम बटा होता है। तो ऐसे ही हमारी जो है इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए हमारा जो है कि ये हमारा यहाँ पर प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, जिसका काम था कि गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि हाँ अगले 5 साल में हम देश की तरक्की के लिए, देश की भलाई के लिए, है ना, क्या कर सकते हैं, कैसे कितना अच्छा जो है कि प्लान हम कर सकते हैं और सबसे बेस्ट प्लान क्या रहेगा, हमको उस पर चलना चाहिए। वो गवर्नमेंट से ये नहीं कहती कि आप ये लगाओ, गवर्नमेंट कहती है आप ये एडवाइस है हमारी, आप इस पर फॉलो करो। वहाँ पर जब गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, तो उसको जो है कि वो विचार विमर्श करेगी और आगे जो है कि उसको लेकर के चलेगी। प्लानिंग कमीशन जो है हम इंडिया का थिंक टैंक कहा जाता है, थिंक टैंक, है ना। प्लानिंग कमीशन क्या है? थिंक टैंक। अब ये जिसका नाम नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग, तो नीति आयोग जो है कि आपका जो है कि 2015 में ये नीति आयोग उसका नाम हो गया है। तो थिंक टैंक ऑफ इंडिया है ये, ऑन द थिंक टैंक ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स एक्स ऑफिशियो। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं इसके? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, विद द प्रोविजन एंड डिप्यूटी चेयरमैन, with the provision and deputy chairman. The main function of deputy chairman was to coordinate the work of the commission। जो कमीशन का वर्क है उसको कोऑर्डिनेट करना, ये किसका काम होता है? डिप्टी चेयरमैन का। हैड एन ओपन प्रोविजन फॉर द नंबर ऑफ इट्स मेंबरशिप अदर देन 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ये क्या है? हैड एन ओपन प्रोविजन फॉर द नंबर ऑफ इट्स मेंबरशिप अदर देन इट्स 6, इसकी 6 जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है कि होते हैं, 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। उसके अलावा जो है कि इट्स एक्स ऑफिशियल मेंबर एंड मेंबर सेक्रेटरी। द मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग इज ऑलरेडी एन एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो है वो क्या होते हैं? ऑलरेडी होते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू बैठे, जो आपकी ये आपके क्या हो जाएंगे? एक्स ऑफिशियल मेंबर हो जाएंगे प्लानिंग कमीशन के, चेयरमैन का कहिएगा। एन ऑटोनोमस बॉडी इंटाइटल्ड टू फॉर्म इट्स ओन व्यूज ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड प्लेस देम बिफोर द गवर्नमेंट लिंक्ड विद द यूनियन कैबिनेट एज द सेक्रेटरिएट लेवल। द प्लानिंग कमीशन वॉज अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिमांड फॉर ग्रांट्स, for it was included in the budget demand for cabinet secretarial seated at the Yojana Bhavan. The commission had a staff of secretaries and advisors and also a research organization commission had executive power। तो बड़ा theoretical है, मतलब ये चीज़ें तो हमको इसमें हम आपको ऐसा नहीं मान लो कि न्यूमेरिकल टाइप का तो समझाने का, तो मान लो जो थ्योरी है वो आपको जो चीज़ें हैं ये मैंने नोट्स के रूप में प्रोवाइड करी हैं, ताकि लिखना ज़रूरी इसलिए था। मैं अगर वर्बली आपको बता दूँ तो वो चीज़ आप यहाँ पर आप नॉर्मली तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तुरंत, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में आप उसको बनाइएगा, लिखिएगा और उसको आगे लेकर के चलिएगा। क्योंकि मैं अगर मान लो ये पूरी थ्योरी ना लिख करके आता ना पढ़ता इसको, तो मैं वर्बली भी इसको बता दूं कि नॉर्मल बात यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ये पिछले देखो ये चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि भैया जो है कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो है कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं ना, उसके अलावा जो है कि आपके 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स में होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, तो आज का आप सीधा स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके नीति आयोग के होते हैं फोरकास्टिंग कॉर्पोरेशन फेडरलिज्म, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, विलेज लेवल पे जो है कि प्लान के फॉर्मेशन उसका जो है कि फॉर्मुलेशन करना, ताकि वहाँ पर किस तरह से क्या डेवलपमेंट करा जा सके। स्पेशलाइजेशन टू सेक्शन से आपको हो सकता है थोड़ा विजिबल ना हो, है ना। इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इनकॉर्पोरेट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद जो है कि फीडबैक फॉर कंस्टेंट इनोवेशन इम्प्रूवमेंट,
पार्टिसिपेशन ये आपके पार्टनरशिप विद नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक्स, है ना, क्रिएटिंग नॉलेज इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम, प्लेटफॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन of intersectoral and interdepartmental issues, a state-of-art resource center for research on good government governance, focus on technology upgradation and capacity building। तो ये आपकी चीज़ हो जाती है, आपके फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन। मेक एन असेसमेंट ऑफ द मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टेक्निकल पर्सन। देखिए ह्यूमन रिसोर्स से मतलब हुआ, देखिए आप ये समझिए ह्यूमन रिसोर्स एज अ मदरबोर्ड काम करता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स बनाना है यानी हमको और व्यक्ति को अच्छा करना है, मान लो ह्यूमन का और डेवलपमेंट करना है, तो ऑटोमेटिक देखिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्थ की बात वहाँ पर ऑटोमेटिक खड़ी हो जाएगी वहाँ पर कि भैया हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जब हेल्थ ही अच्छी रहेगी तो मरीज को ऐसे सही रहेगा हेल्थ। अब हेल्थ के लिए क्या क्या प्लानिंग करी जाएगी वो सब बताएगा। एजुकेशन बहुत वीआईपी मिलनी चाहिए, वो सारी बातें, टेक्नोलॉजी का यूज वगैरह, है ना, हर तरीके से मतलब जितने भी सेगमेंट आ जाए, अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात कर ली गई है तो सारे के सारे जो है कि जो भी एरियाज़ हैं विलेज लेवल पर, जो रूरल एरियाज है, तो वहाँ पर भैया अगर उसका ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना है बढ़िया, तो वहाँ पर जो एजुकेशन पहुँचाई जाए, जो है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, जो भी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो सारे सेक्टर अपने आप ग्रो कर जाएंगे। फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्स। कंट्री को जो रिसोर्स है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो, इनएफिशिएंसी ना हो। ऐसा नहीं है कि जो है कि रिसोर्सेज को जो है कि यूटिलाइजेशन ऐसे करा रहा है कि इनएफिशिएंसी हो रही है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसे मान लो कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमको उनको ऐसे यूज करना ताकि उनको ऑप्टिमम यूज हो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर और फ्यूचर जनरेशन, तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। 1987 के बाद जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म जो है हम लोगों की समझ में आई कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। हम लोग तो ये बिल्कुल जो है खैयारी कर देना एक तरीके से, मतलब जो है कि हम अपना नीड देख रहे हैं और चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। हमको जो है कि समझ में आया कि नहीं, हमको चीज़ें बर्बाद छोड़नी है, पानी 1% से भी कम है, तो हमको उसको ऐसे यूज़ करा ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन को भी ये चीज़ मिल जाए, है ना। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमको क्या करना, आगे काम करना। डिटरमाइन द नेचर ऑफ मशीनरी, डिटरमाइन द नेचर ऑफ मशीनरी विच विल बी नेसेसरी। ये सब काम है नीति आयोग के आपके प्लानिंग कमीशन का ना। डिटरमाइन द नेचर ऑफ मशीनरी विच विल बी नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। ये सारी चीज़ें जो है कि मान लो कि कैसी मशीनरी होनी चाहिए, है ना, तो वो सब पहचान उसकी करना जो नेसेसरी होगी सिक्योरिंग द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो भी आपका रूल्स वगैरह लॉ वगैरह होते हैं वो सारा कुछ। तो वहाँ पर यहाँ पर मशीन को आप जो कि वो कैपिटल वाली मशीन से मत रिलेट करिएगा, जो भी मशीनरी जो स्ट्रक्चर उसकी बात यहाँ पर करी गई है। अप्रेस ऑन द टाइम टू टाइम प्रोग्रेस अचीव्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच स्टेज ऑफ द प्लान एंड रिकमेंड द एडजस्टमेंट ऑफ द पॉलिसी एंड मेजर्स। ये सारी यहाँ पर बात करी गई है। इंडिकेट द फैक्टर्स विच आर टेंडिंग टू रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिटार्ड मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को धीमी गति प्रोवाइड करें, उनको पहचानना, तुरंत उनको पहचान के इंडिकेट करना कि ये फैक्टर हैं, फटाक से इन्हें हटाओ, इन्हें बाहर करो, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, रिटार्ड कर रहे हैं। टू मॉनिटर द प्लान, ये सब आएगा इस तरीके से। मान लो ये एक दे रखा है, ये दो स्टेटमेंट दे रखे होंगे, बताओ विच इज करेक्ट इन रिगार्ड विद नीति आयोग, बस वहीं पे आप पकड़े। तो इसीलिए तो कि आप ये समझ रहे होगे कि हाँ उसका ये काम होता है कि भैया जो ऐसे फैक्टर हैं जो रिटार्ड कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, उनको भी नीति आयोग क्या करता है, इंडिकेट करता है गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, एडवाइस करता है ना कि वो खुद नियम बनाता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तो यही फर्क होता है। क्योंकि पढ़ने में कई बार ऐसा लगता है अरे ये तो सब नॉर्मल सी बात है, ये सब हमको मालूम है, ये कौन सी नई बात हो गई यहाँ पर, सर तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, वही पढ़ के बता दे रहे हिंदी, उसकी बात खत्म हो गया। तो और उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता। ये आपका जो 4 पन्नों का सार है वो मैं 4 लाइनों में लेकर के आया हूँ, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है ना। 4 पन्नों का सार आपका 4 लाइनों में लेके आया हूँ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट विद द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, एग्जामिनेशन में। अदरवाइज जो कि 4 पन्नों में आप खो जाओगे, आपको ये नहीं पता लगा इंपॉर्टेंट कौन सा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। रमेश सिंह की बुक उठा के देख लीजिएगा, तो उसके जो 4 पन्ने हैं तो उन्हीं का निचोड़ में लेकर गए आपको मिला के। रमेश सिंह से जो प्रोफेशनल जो नोट्स हैं वही हैं ये रमेश सिंह की बुक के, है ना। तो यहाँ पर तो ये सारे काम टू मॉनिटर द प्लान इम्प्लीमेंटेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस सेंट्रल मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो है कि
नीति आयोग का यही काम है कि वो एडवाइस करा। यहाँ पर देखिए ये भी टू मॉनिटर करती है द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, जो अदर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उनकी भी जो कि कह सकते हैं प्रोग्रेस कितनी क्या हो रही है, उसको भी ये क्या करती है भाई, मॉनिटर करती। क्या करती है, मॉनिटर करती नीति आयोग। इट शुड बी नोटेड दैट हेयर फॉर फर्स्ट टाइम द प्लानिंग कमीशन went to set the monitorable targets for 10 areas indicating development। यानी जो है कि पहली बार 10 एरिया में जो है कि इसने मॉनिटरेशन कंपनी करी। तो हमको याद रखना है, प्लानिंग कमीशन हैड बीन एबल टू यूनिफाई नॉट ओनली द वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द सेंटर बट आल्सो दोज ऑफ द स्टेट्स विद हेल्प ऑफ दीज टू न्यू फंक्शन। तो जो इसकी जो नई फंक्शन थी है ना, कौन कौन सी आपकी नई फंक्शन, मॉनिटर करना और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को मॉनिटर करना, बाकी जो है कि अदर जो इंडिकेट वगैरह करना है जो आपके रिटायर्ड वाले फैक्टर थे। तो ये जो है कि ये ना केवल वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द सेंटर, लेकिन जो है कि स्टेट की भी जो है कि देखती थी, सारा कुछ चीज़ें जो कि स्टेट और सेंटर की दोनों की चेक करती थी, देख करके इंडिकेट करती थी, बताती थी, सारा कुछ ये वहाँ पर मॉनिटर करती थी नहीं, आज भी करती है। द प्लान विच आर फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लान जो हैं आपके विच आर फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फाइनेंस्ड बाय इट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एट द नेशनल लेवल आर नोन एज सेंट्रल प्लान। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग जानते होंगे। जो प्लान फॉर्मुलेटेड बाय सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट प्लान होते हैं और फाइनेंस्ड बाय इट, और सेंटर से ही फाइनेंस होते हैं, सेंटर से ही कुछ पैसा दिया जाता है ना, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एट द नेशनल लेवल। पूरा ऐसा नहीं किसी ये स्टेट, मान लो कि दिल्ली में जो है कि यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर कोई लॉ इम्प्लीमेंटेशन उसका कर दिया गया, तो ये सेंट्रल नहीं हुई, तो स्टेट का प्लान हो गया भाई। ये सेंट्रल का मतलब जो कि पूरे सेंट्रल, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे देश के बारे में सोचिए, पूरे नेशनल लेवल पे लागू करेगी, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। द 3 सेंट्रल प्लान आर 5 ईयर प्लान। जो हम 5 ईयर प्लान पढ़ रहे हैं तो ये किस में आता है आपका, 3 सेंट्रल प्लान के अंदर आता है। एक तो आपका हो गया 5 ईयर प्लान, दूसरा हो गया आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम, दूसरा आपका क्या हो गया है 20 पॉइंट प्रोग्राम, तीसरा आपका हो गया है इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें लग जाएंगे तो अभी हमारा 5 ईयर प्लान को डिस्कस करना, आगे हम ये भी सब डिस्कस करेंगे। तीसरा हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, है ना। ये क्या हो जाएगा, मेंबर ऑफ, तीसरा प्लान कौन सा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका तीसरा प्लान है ना, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो ये आपके 3 जो है कि 3 सेंट्रल प्लान्स आपके हैं। फर्स्ट प्लान, मैं थोड़ा स्लाइड में ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही मैं बना ही रहा था, यहाँ पर मैं आपको कुछ पिक्चोरियल अच्छा लेकर के आता, क्योंकि यहाँ पर मैं लाने वाला था कि भैया फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, है ना, और उनका फ़ोटो बाकायदा, ताकि आपको और याद रहे। तो वो थोड़ा मुझे टाइम की कमी के चलते मैं यहाँ पर नहीं कर पाया। मैं कोशिश करूँगा एक नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ पर लगा लूँ, एक बार आपको गो थ्रू करवाऊँगा तो आपको दिखा दूँगा, है ना। और उसमें मैं आपको ये भी याद करवा दूंगा कि किस तरीके से जो है कि हमारे जो है कि फर्स्ट प्लान से लेकर के 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है कि कैसे, मैंने ऐसे याद कर रखा है, किसी, है ना, किसी के साथ एक पर बेटा पीबी ऐसे करके, महावीर, ब्रह्मा जी, है ना। तो इस तरीके से पहला आपका केसी होगा, ये आप देख लो ना, इसी तरीके से इस तरीके से होगा, पूरा मैंने याद कर रखा, नेक्स्ट उसमें बता दूंगा। तो ये केसी पंत जो थे हमारे पहले, सबसे पहले जो कौन थे, और अभी इस समय 15th फाइनेंस कमीशन के हमारे एनके सिंह हैं, आपके जो है कि जो आपके प्लानिंग कमीशन के जो है कि 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन, और पहले थे सबसे पहले केसी पंत, है ना। तो यहाँ पर जो है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56, इनका ड्यूरेशन भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा नेक्स्ट में, एक स्लाइड ही पूरी बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ये सब 5 ईयर प्लान का मतलब सारे प्लान 5 ईयर के, लेकिन यहाँ पर तीसरा और चौथा प्लान, तीसरा प्लान हो जाएगा 4 साल का, तीसरा प्लान 4 साल का है ना, और चौथा प्लान 3 साल का है, ये डिफरेंस है। इस समय जो 15th प्लान है ये भी हमारा 6 साल का हो गया कोरोना की वजह से, है ना। बाकी 9th प्लान भी कुछ 6 साल का है। तो ये सब हमको चीज़ें देखनी है।
तो ये माइन्यूट चीज़ हमको समझ नहीं आई, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट प्लान क्या करा, एज द इकोनॉमी वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम, एज द इकोनॉमी वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि भाई देश आज़ाद हुआ था। अब देश आज़ाद हुआ था तो 1950 में जो है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, अंग्रेज सब लूट के चले गए थे। एज द इकोनॉमी वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लार्ज स्केल फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट 1951, क्योंकि भैया हम क्या कर रहे थे, फूड ग्रेन इम्पोर्ट कर रहे थे 1951 में, है ना। क्योंकि वहाँ पर तो हम खेती तो हो रही थी, आप कहोगे सर उस टाइम तो सब लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड, तब भी खेती, तब भी क्या फूड नहीं हम अपने आप के लिए उगा पा रहे थे। तो वो सब कुछ बारिश पर डिपेंड था, बारिश होती तब खेती होती, बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जा रहा वहाँ पे। हमारे पास इतना ज़्यादा जो है कि कैपिटल था नहीं कि जो है कि भाई हमको जो कि हर जगह बोरिंग वगैरह करवा दी, नलकूप वगैरह लगवा दिए, है ना, हर तरीके से, और ट्रैक्टर वगैरह का जो कैपिटल वगैरह नहीं उस तरीके का उतना ज़्यादा नहीं था। तो नॉर्मली जो है कि जानवरों से खेती वेती करी जाती थी, तो उतना ज़्यादा हम अपना लैंड तो हमारा ये खाली पूरा पड़ा रहता था, तो हम कुछ पार्टी लैंड का कंज्यूम कर पा रहे थे। तो वहाँ पर जो है कि हम इम्पोर्ट करते थे, है ना, फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट, एंड द प्रेशर ऑफ प्राइस राइज, अब प्राइस राइज का प्रेशर था भैया, प्राइस बढ़ जाता था। द प्लान अकॉर्डेड द हाइएस्ट प्रायोरिटी टू द एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग द इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। तो पहला प्लान जो करा गया तो उसमें यही बात करेगी कि भैया देखो, सबसे पहले तो हमको अपनी नीड पूरी करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है भाई, प्रायोरिटी सबके लिए, बताइए क्या है, रोटी है। क्या है भाई, रोटी है। आपके पास एक आप ऐसा सिचुएशन समझ के देखिएगा, आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपया है, या मान लो आपके पास ये 100 करोड़ रुपया है, या मान लो कि बहुत ज़्यादा रुपया, मतलब इतना रुपया था, और एक इधर रोटी है एक ये, और केवल जो है कि ये 2 चीज़ें हैं, है ना, और कुछ नहीं है आपके सामने, है ना, इस दुनिया में कुछ नहीं है, एक रोटी है आपका जितना है और आप हो, और इधर किसी के पास ये रोटी है। तो आप ये, आपसे कहा जाए ये लोगे या ये लोगे, बताओ। आपको भूख लगेगी बहुत तेज, तो आप ये छोड़ दोगे, यही लोगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो रोटी है भाई, है ना, जिसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है जो, है ना। तो यहाँ पर ये है भाई कि बहुत दिमाग बुद्धिजीवी होंगे, वो कहेंगे सर क्यों लेंगे, ये क्यों लेंगे, हम कुछ और नहीं ले लेंगे, जाके रोटी है तो रोटी एक ही। भैया मैंने कहा कि एक यही है और कुछ है ही नहीं दुनिया में, है ना, ये चीज़ है। तो उसमें जो है कि दिमाग ना लगाइए बिल्कुल भी। द प्लान अकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरीगेशन एंड पावर। तो ये इरीगेशन पर जो है कि फोकस करा गया कि भैया हमको इरीगेशन पहले तो, क्योंकि भैया इरीगेशन करके जो है कि इरीगेशन फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करवानी किसानों को, ताकि प्रॉपर जो है कि फसल जो है कि वो इरीगेट हो पाए, और प्रॉपर जो है कि फसल का उत्पादन अच्छे से हो पाए। एंड पावर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट मतलब जो है कि जो पावर वगैरह मिलेगा तभी तो, जो मतलब जो इलेक्ट्रिक पंप है वो पावर से ही चलेंगे। तो इन चीज़ों पर बात करी, कुल मिला के एग्रीकल्चर पर बात करेंगे पहले 5 ईयर प्लान में। तो हम हर प्लान में यही देखेंगे प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था और प्लान कितना सक्सेसफुल रहा और उसके क्या रिजल्ट है, सारी चीज़ें हम यही समझेंगे। पहली बार में ये एग्रीकल्चर पर फोकस करा गया। About 44.6% of the plan outlay went in favor of public sector undertaking, यानी जो प्लान का आधे से थोड़ा कम, यानी 44.6% प्लान का आउटले गया, वो किसमें चला गया, गवर्नमेंट के हाथ में था। किसमें था वो, गवर्नमेंट के हाथ में था। और गवर्नमेंट के हाथ में यानी वो पीयूसी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना, जो पीयूसी थे, तो जो है कि उनके हाथ में चला गया, उनके फेवर में गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे मान लो कि अगर 1 लाख रुपया खर्च करा गया, 1 लाख रुपया खर्च करा गया, तो इसमें जो है कि 44.60 लाख, मतलब 44.6 लाख रुपया जो था वो पीएसयू में खर्च कर दिया गया। ऐसे समझ लो बात को, अब ऐसे बिल्कुल इजी भाषा में समझो, है ना, गवर्नमेंट के अपने उसमें रख गया। द प्लान वॉज लॉन्च्ड विद ऑल द लॉफ्टी आइडियाज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ रहे हो बात को, प्लान जो है कि वो लॉन्च हुआ विद ऑल द लॉफ्टी आइडियाज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भैया सोशियो, समाज का और विकास दोनों साथ साथ में चलना है हमको। समाज के हित में डिसीजन लेकर के हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, समाज के हित में डिसीजन लेकर हमको विकास करना है। टारगेट ग्रोथ 2.1%, एक्चुअल ग्रोथ 3.6%। टारगेट ये करा गया था कि जो भी ग्रोथ हमको करनी है वो हमको 2.1% की ग्रोथ करनी है, लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ हुई वो सिर्फ 3.6% ग्रोथ थी। मतलब जो टारगेट हमने करा उससे भी ज़्यादा ग्रोथ थी। तो ऐसा कर, और उसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए आप जब आप जीरो पर होते हैं, है ना,
और टारगेट आपका है मान लो 1 लाख, तो पहली बार जब आप जोर लगाओगे तो भैया आपको कम से कम तो नहीं पहुंच जाना चाहिए। मान लो आपने टारगेट ही यहाँ पर टारगेट ही कम किया, आपको तो टारगेट ही करना चाहिए था ज़्यादा कि भैया हमको 1000 एक बार में 1000 पहुँचना है ना। और ये चीज़ है, अगर आप टारगेट ही मान लो 100 करोगे और आप मान लो कि 400 पे पहुँच गए तो आपको ये नहीं ज़्यादा खुश नहीं होने की आवश्यकता है। लेकिन ऑल दो इट वॉज गुड, इट वॉज फर्स्ट प्लान एंड वी implemented our first plan and like that we taken targets, we set targets and we gone अब फ्रॉम आर टारगेट्स, हम अपने टारगेट्स के ऊपर चले गए और हमने अच्छा परफॉर्म करा। 2.1% से जो है कि हमारा टारगेट था, एक्चुअल ग्रोथ हमारी हुई 3.6%। इट वॉज बेस्ड ऑन हैरोल्ड मॉडल कम्युनिटी। ये किसके ऊपर डिपेंड था? देखिए हैरोल्ड मॉडल वगैरह जो था वो आप पढ़ोगे माइक्रो में, हैरोल्ड मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल आप पढ़ोगे, है ना। वहाँ पर जो है कि आपके लिए बताया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर रेशियो रहता है, मैं पूरा उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा। तो आपको याद रखना है कि पहले ये जो मॉडल था हैरोल्ड मॉडल कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, आपको ये बस याद रखना है कि 2.1% का जो है कि हमारा टारगेट था, लेकिन हमने ग्रोथ करी थी 3.6%। ये हमने ग्रोथ कर ली थी, ये हमारा एक्चुअल में ग्रोथ हुई थी। नेक्स्ट सेकंड प्लान के बारे में आप क्या समझ रहे हैं? सेकंड प्लान क्या कह रहा है? द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ लेड एम्फेसिस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी के टाइम पे और स्टार्टिंग में जो पिछले प्लान मैंने आपको बताया था कि जो विश्वेश्वराय प्लान था, तो उन्होंने बताया था कि भैया आपने यूएसए से जो है कि सीख करके आए, यूएसए को देख करके उन्होंने अपना सबसे पहले जो प्लानिंग की बात हुई थी, है ना, प्लानिंग तो अब ये लॉन्च हो गया प्लान वगैरह होना। सबसे पहले 1930 में जो है कि विश्वेश्वराय प्लान था, 1930 में जो है कि विश्वेश्वराय प्लान था, तो उन्होंने प्लानिंग की सबसे पहले बात करी थी। उन्होंने कहा था कि यूएसए में जो है वो लोग वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, और यूएसए क्या है, ताकतवर देश है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला है। उन्होंने उसी की कॉपी करना चाहा। उन्होंने कहा कि जो है कि यहाँ भी, तो उन्होंने सबसे अच्छी बात है उन्होंने सबसे पहले प्लानिंग के बारे में, पहले तो कोई प्लानिंग के बारे में सोच ही नहीं रहा था, वो अलग की बात है। उन्होंने अपना क्या मत रखे कि भाई स्टार्टिंग था, मान लो कि वहाँ पर अब उन्होंने जैसा देखा देश में वैसे ही उन्होंने यहाँ बताया, है ना। लेकिन जो है कि कंडीशन, गांधी जी ने कहा, क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि भैया हमको एग्रीकल्चर फोकस करना चाहिए। गांधी प्लान में बात करी कि हमको एग्रीकल्चर पर फोकस करना है, इंडस्ट्रीज पर हम फोकस बाद में करें, क्योंकि हमारा जैसे देश की हमारी स्थिति है भाई, वो एग्रीकल्चर हमारे पास लोग ज़्यादा, एग्रीकल्चर के हमारे पास लेबर ज़्यादा, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा हमारे पास, मतलब खेती बहुत ज़्यादा हमारे पास में, लैंड ही लैंड है, तो हम उसको यूटिलाइज करके एग्रीकल्चर फोकस तो हम ग्रोथ करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कि जो विश्वेश्वराय प्लान था उस पर बेस्ड होकर के यहाँ पर क्या करा गया, सीधे सीधे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करा गया विद ए फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड, जो कि उतना सक्सेसफुल नहीं रहा बाद में, ये इसको तो देख ही लीजिए फिलहाल। लेकिन जो है कि रियल में जब आप जानोगे, पहले हम चाइना के कम बराबर थे, आज चाइना का जीडीपी इंडिया की जीडीपी से लगभग बहुत ज़्यादा है ना। तो इतना डिफरेंस कैसे आ गया? क्योंकि चाइना ने पहले अपने एग्रीकल्चर पर फोकस करा और उसने पहले मार्केट बनाई। जैसे आप अभी मान लो कहीं किसी एरिया में जाके मान लो आप कुछ प्रोडक्शन कुछ करने लगो, तो आप वो कहीं ना कहीं बेचोगे ना। अब आपको वहाँ पर बेचने के लिए मार्केट ही नहीं है, मार्केट का मतलब है कि वहाँ पर लोग खरीदने वाले हैं ही नहीं, आप जा रहे हो बेच रहे हो, किसी के पास पैसे नहीं है, तो कौन खरीदेगा? जब कोई खरीदेगा तो आपकी प्रोडक्शन आप करोगे, आप प्लांट ठप कर दोगे, बंद कर दोगे। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ कि भैया हमारे एग्रीकल्चर लोग कर रहे थे, उनके पास खेती से इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो पा रही थी, उनके पास पैसा नहीं था। अब चूंकि उनके पास पैसा नहीं था, तो जब हमने इंडस्ट्री लगाई, तो पहली चीज़ तो हमको स्किल्ड लेबर नहीं मिला, क्योंकि वो इंडस्ट्री कभी वो लोग काम करे, वो तो खेती बाड़ी वाले लोग थे, किसान आदमी, तो एक तो पहले स्किल्ड लेबर नहीं मिली, वो एक कारण रहा कि जो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा फेल हो गया, स्किल्ड लेबर। दूसरी चीज़, अगर प्रोडक्ट बन भी गया तो प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? लोगों के पास पैसे नहीं है। तो सबसे पहले हमको मार्केट बनानी चाहिए थी, हमको एग्रीकल्चर फोकस करके एग्रीकल्चर को बूस्ट करना चाहिए था, लोगों के पास पैसा आए, और फिर जो है कि जब पैसा आएगा तब जो है कि जब प्रोडक्ट बनेगा वो खरीद भी पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको धीरे धीरे लाना चाहिए था, एक साथ जो है हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो हैवी धीरे धीरे लगाना चाहिए था। मतलब लेबर थोड़ी लगाई, उसको ट्रेंड करा, स्किल करा, उन लोगों ने लोगों को स्किल करा, तो हमको पता लगे कैसे क्या फैक्ट्री में काम करना है इसमें, है ना। तो वो सब करा गया। लेकिन तो यहाँ पर टारगेटेड ग्रोथ थी 4.5%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई? 4.27%, है ना। पहले वाले में क्या था भाई?
टारगेटेड कितनी ग्रोथ थी पहले प्लान में 2.1% की, एक्चुअल में कितनी 3.6%, यानी जो है कि 1.5 गुनी आप कह सकते हो गई थी, 1.5 गुनी से भी ज़्यादा हो गई थी, है ना ग्रोथ, लेकिन टारगेट के से 1.5 गुना ज़्यादा हो गई थी ग्रोथ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 4.5 टारगेट ग्रोथ करी गई थी, लेकिन हुई कितनी, उससे भी कम हुई, 4.27%। यहाँ पे ये थी टारगेट और ये हुई एक्चुअल, है ना। इट वॉज बेस्ड ऑन नेहरू महावॉलिस स्ट्रेटजी। ये जो है नेहरू महावॉलिस स्ट्रेटजी, पहला वाला प्लान मार्क किस पे बेस्ड था भाई, हैरोल्ड डोमर स्ट्रेटजी पे बेस्ड था, है ना। या आप कह सकते हो कि डोमर हटा दो, यहाँ पर हैरोल्ड मॉडल कम्युनिटी, सीधा सीधा हैरोल्ड मॉडल कम्युनिटी पर बेस्ड था हमारा हैरोल्ड मॉडल। और ये जो बेस्ड है किस पर भाई, नेहरू महावॉलिस। किस पर बेस्ड है भाई, ये वाला सेकंड वाला नेहरू, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सेकंड प्लान हमारा बेस्ड है नेहरू महावॉलिस, ये इकोनॉमिस्ट थे महावॉलिस, है ना, इन पर बेस्ड है। ड्यू टू द अजम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, शॉर्ट आपका कह सकते हो कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, जैसे मान लो कि जहाँ नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट, और एक तरीके से जो है कि हम अपने देश में बनाएंगे, अपने देश में इसको कंज्यूम कर लेंगे, बाहर से हमको मतलब नहीं है, तो वो वाली बात हुई थी। तो यहाँ पर ड्यू टू द अजम्पशन ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी, शॉर्टेजेस ऑफ द फूड एंड कैपिटल वर फेल्ट ड्यूरिंग दिस प्लान। यहाँ पर क्या हुआ था, ड्यू टू द अजम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, शॉर्टेजेस ऑफ फूड एंड कैपिटल वर फेल्ट। तो क्लोज्ड इकोनॉमी, देखो जब भाई हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद पहला प्लान करा था, तो उसके बाद क्या हुआ था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने, मान लो हमारा ये देश है, और फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मैप नहीं बनाया है ना, तो हम अब इधर से लोग आए तो यहाँ से लूट लपाट के ले गए थे, तो उसके बाद जब ये चले गए तो हमने इधर से नाता बिल्कुल कट कर दिया विदेश से, क्योंकि जो है कि हम लोगों को समझ गया कि दुनिया जो है कि बेवकूफ़ बना रही है और उनको अपना बेनिफिट, तो हम लोग सीधा सीधा क्लोज इकोनॉमी, हमने कहा कि भैया हम बाहर से कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग अंग्रेजों ने कैसे भाई राज करा था इंडिया पर, या कहीं भी उन्होंने कॉलोनी बनाई, तो पहले वो ट्रेड कर ही आए थे, और उसके बाद ये सब हो गया था, तो ट्रेड बिल्कुल बंद कर दी गई थी, क्लोज इकोनॉमी थी। लेकिन उससे ये खतरा हो गया था कि क्लोज इकोनॉमी जब होगी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला नहीं होगा, तो भैया यहाँ पर फूड और कैपिटल की वहाँ पर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगा। तो ये बात भी सामने निकल के आई सेकेंड ईयर प्लान में। थर्ड प्लान में, द एम ऑफ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर जो है फिर से जो है कि जब इंडस्ट्रियल 5 साल में इंडस्ट्रियल वाला हमारा काम सही से काम नहीं करा, और लेकिन ये बात तो बहुत बाद में पता लग पाई, ये बात तो आप कहें तो अभी 2000 में अभी पता लग पाई, 50 साल लग गए हमको पता करते हुए कि इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है ना, वो बहुत गलत चीज़ रही। अब इस समय जो है कि आजाइल अप्रोच चल रही है, आजाइल अप्रोच गवर्नमेंट अपना रही है। आजाइल अप्रोच में क्या है कि आपने प्लान लागू करा, इम्प्लीमेंटेशन और वो लैग वैग होते, वो लैग वैग आने नहीं देती, सरकार तुरंत प्लान लागू करवा देती है, और तुरंत ही 1 से 2 महीने के अंदर, या मान लो 2-3-4 महीने बहुत ज़्यादा हो गए, 1 साल के अंदर पता कर लेती है वो प्लान सही तरीके से काम कर रहा नहीं कर रहा है, नहीं काम कर रहा तो उसको तुरंत हटा देती है, तुरंत हटाओ। क्योंकि भैया 50 साल लगा देंगे कि हम पता ही करते करते सही काम हुआ नहीं, मतलब मजे चल रहे हैं क्या, 50 साल हमने लगा दिए देश की जनता के साथ, के मजाक हो रहा है। 50 साल तो हमने ये लगा दिया देश का प्लान सही काम कर रहा है, नहीं काम करा रही है, 50 साल हो गए, बताओ अब दूसरा ला, ऐसे ग्रोथ होगी क्या भाई, तुरंत पता करो। हम लोगों को भी ऐसे करना चाहिए, जैसे मान लो हम कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कुछ भी, है ना, या मान लो कोई हम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो हमको जैसे कि मान लो बहुत से बच्चे, अब कोई डिमोटिवेट ना हो, जैसे मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बेचारे जो है कि 6 साल 8 साल तक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको हद से देखना चाहिए 2 साल 3 साल देखो भाई, है ना, 2 साल 3 साल देखो। देखो मेरा ये है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही करो, मेरा ये मत है, मैं तो इसी तरीके कि 2 साल 3 साल आपने देखा, फटाफट लग जाओ, 2-3 साल ये नहीं कि मजे कर रहा हूँ, 2-3 साल तो लग जाओ बिल्कुल, और देखो, और उसमें अगर आपका प्री भी नहीं निकल रहा तो छोड़ दो फिर हमेशा के लिए, है ना। ये चीज़ है कि जो है कि फिर दूसरा अपना काम कर लो, क्योंकि फिर आप उसके लिए नहीं बने हो, आप तो दूसरी चीज़ को फिट हो गई, है ना। क्योंकि जो आदमी की जो होता ना कि स्टार्टिंग से ही जो डीएनए में एक तरीके से मान लो होता है, कोई देखो सबका अपना अलग अलग कैरेक्टर, कहते हैं कि हर आदमी की अपनी एक अपनी ताकत है, हो सकता है आपकी ताकत कोई और हो। तो ये चीज़ है। 2 wars एंड सीवियर ड्राफ्ट, जो आप 2 बार 2 लड़ाइयाँ हुई, है ना। सीवियर ड्रॉट लेट फैमाइन इन 1965 और 66। 1965 और 66 में क्या हो गया, फैमाइन यानी भुखमरी, है ना, भुखमरी की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई थी। किसकी स्थिति पैदा हो गई थी,
भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर आपका थर्ड प्लान में बैलेंस एंड रीजनल डेवलपमेंट इसकी बात करी गई थी ऑफ एग्रीकल्चर। तो और ये 1965-66 में ये भुखमरी की नौबत आ गई थी। ड्यू टू हैवी ड्रेन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स दिस प्लान अटरली फेल्ड टू मीट इट्स टारगेट। ये प्लान जो था अपना टारगेट, तो अब ये बताइए ये भुखमरी की स्थिति पैदा हुई। अब आप बताइए, एग्रीकल्चर जबकि फोकस करा था और स्थिति बन गई किसकी, भुखमरी की। अब आप ये बताइए भाई, प्लान जो है थर्ड प्लान का टाइम क्या था, थर्ड प्लान का टाइम क्या था। पहला प्लान जो है कि 1951 से 56, दूसरा प्लान जो है कि 56 से आपका 61, और तीसरा प्लान जो है कि आपका जो है कि 61 से क्या हो जाएगा 66। और 66 में देखो ये तीसरा प्लान के एंड में देखो भुखमरी वाली स्थिति आ गई थी। और ये 66 था, तीसरा तो प्लान 4 साल का ही था, ये क्या था आपका 65 तक था। और 65 में जब इतने ये पूरा तमाशी यहाँ पे हो गया, इतने लोग भूख से मरने लगे, मतलब प्लान था जबकि एग्रीकल्चर का, और वो फेल हो गया पूरा का पूरा, तभी फिर वो 4 साल में बंद कर दिया गया, है ना। तो यहाँ पर क्या वो टारगेट कितना था भाई, 5.6%। टारगेट क्या था भाई, 5.6%, ये था टारगेट 5.6%। लेकिन ग्रोथ कितनी हुई, केवल और केवल उसकी आधी 2.84%, 2.84%। ये था एक्चुअल। पहले में क्या था भाई 2.1%, 1% क्या था भाई यहाँ पर, एक तो ये ऊपर इस तरीके चलता नहीं है। 2.1% आपका ये क्या था, ये आपका था टारगेट। एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई थी 3.6%, ये एक्चुअल ग्रोथ थी। ये कौन सा प्लान था, पहले प्लान में। दूसरे में क्या था भाई, दूसरे में क्या था 4.5% क्या था टारगेट था, ऐसे ही था। और 4.27% क्या था भाई यहाँ पर एक्चुअल था, कम हुई थी दूसरे में। तीसरे में और ज़्यादा, है ना, तीसरे में तो और ज़्यादा कम हो गई थी ये। तो ये चीज़ें हुई थी यहाँ पर, स्थिति जो है कि बहुत ज़्यादा खराब यहाँ पर हो गई थी। 3 एनुअल प्लान्स, उसके बाद जब ये ऐसी कंडीशन हो गई, तब जो है 3 एनुअल प्लान लाए गए, जिसको हम कंबाइंड मैं कह देता हूँ कि हाँ ये 4 ईयर का प्लान था। तो मैंने कहा था कि 4 ईयर का प्लान 3 साल का हुआ, तो ये 3 साल का मतलब आप समझोगे लेकिन 3 साल समझ लो, या आप समझो कि 3 एनुअल प्लान हुए थे, एक साल के 3 प्लान हो गए थे, है ना। सम इकोनॉमिस्ट नेम्ड इट पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे। कुछ इकोनॉमिक्स ने इसके लिए कहा कि ये पीरियड क्या है, प्लान हॉलीडे का पीरियड है। और अगर क्वेश्चन आए कि प्लान हॉलीडे इन विच 5 ईयर प्लान इट वॉज डन और हैपन और वॉज हैपेंड, तो आप बता दो ये 4th 5 ईयर प्लान में ऐसा हुआ, या हम कह सकते हैं 3 5 ईयर प्लान जो भी है, या पीरियड आपका रहेगा 1966 से 69 का आपका पीरियड रहेगा ये, है ना। तो यहाँ पर जो है कि द इकोनॉमिस्ट नेम्ड इट पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे, द प्लानिंग वॉज ऑन ए हॉलीडे। प्लानिंग कब हुई थी ये, हॉलीडे पे। ड्यूरिंग दीज 3 एनुअल प्लान्स अ होल न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी वॉज इम्प्लीमेंटेड। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, ये 1966 में 65 में भुखमरी की नौबत आई थी, फेमाइन की। तो यहाँ पर भाई किसकी बात करी गई फिर, कि सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाई जाएगी एग्रीकल्चर को लेकर के। एग्रीकल्चर को लेकर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि भैया किस तरह से एग्रीकल्चर से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हो सके, और जो है कि ये फेमाइन की स्थिति उत्पन्न ना हो। इन्वॉल्विंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी है ना, हरित क्रांति आपने सुना, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स पे जो है कि फोकस करा गया कि ऐसी कोम लाई जाए फसल की जिससे हाई वैरायटी जो है कि हाई यील्डिंग हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वहाँ पर प्रोडक्शन हो उससे। तो यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस करा गया हाई यील्ड वैरायटी सीड्स अंडर द लार्जर अम्ब्रेला ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तब जो है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि उस टाइम पर यूएसए से हम इम्पोर्ट कर रहे थे, यूएसए ने कह दिया कि भैया, यूएसए अब कह रहा कि मतलब समझ रहा कि जब हम किसी पर डिपेंड होते हैं तो वहाँ ये बात आ जाती है कि आप तो हम पर डिपेंड हो, हम जो कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। तो यूएसए वॉज इन की आइडिया की जो कि हम कुछ ना कुछ हम पे ये हमारे अधीन हो गए हैं, तो वो इस तरह से हम पे कुछ हमारी कुछ शर्तें मनवाना चाह रहा, तो जो कि हमने मना कर दिया। तब जो है कि उसने जो है कि वहाँ पर जो इम्पोर्ट था तो उस पर उसने कुछ बैरियर्स लगाने चाहे, जिस वजह से सीधा फिर हमने क्या करा, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने बात करी। तो उसने बैरियर लगाया, तभी तो फेमाइन की स्थिति बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई थी। फिर हमने तुरंत ग्रीन रेवोल्यूशन की यहाँ पर बात करी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या हमने करा कि हाई
यील्डिंग सीड्स या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है ना, ये आप ऐसा समझो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पर हमने फोकस करा। नई नई जो है कि वैरायटी थी वो हम लेकर गए। उसके बाद हमने यहाँ पर हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स और जो है कि फर्टिलाइजर, जो यूरिया वगैरह है, ये सब चीज़ें हमने खेत में डालना शुरू करी, है ना। अब ये चीज़ें, इनके देखो साइड इफेक्ट भी हैं, लैंड की इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी हमने ये सब चीज़ें डालना स्टार्ट करा। तब से जो है कि जो हमारा प्रोडक्शन था, मतलब सीधा सीधा हमारा 2 से 3 टाइम्स हो गया था। जो हमारा प्रोडक्शन था इन सब चीज़ों से 2 से 3 गुना एक साथ ज़्यादा बढ़ गया था, और हम जो है कि उस चीज़ से बाहर निकल पाए थे। फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है कि तो आपका ये 1969 से 74, 1969 से 70। अच्छा, ये जो है कि एक मिनट, आपका जो था पहला था वो 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, है ना। और उसके बाद जो है कि 66 से लेकर के 69 तक ये 3 जो थे, 3 एनुअल प्लान थे। तो आप बिल्कुल जो कि डाउट अपना ये थोड़ा दिमाग से निकाल दीजिएगा उसको। फोर्थ प्लान बिल्कुल, ये तो 3 एनुअल प्लान आपके थे। उसके बाद फोर्थ प्लान आपका ये 1969 से जो है कि आया था, 1969 से 74 तक, है ना। और ये 4 साल का था, 1969 से 4 तक, 70, 71, 72, 4 साल का फिलहाल है। द प्लान वॉज बेस्ड ऑन कैडिगल स्ट्रेटजी। पहला हमारा किस पे था, हैरोल्ड पे डिपेंड, हैरोल्ड पे। दूसरा हमारा था नेहरू महाबोलिस पे, है ना। तीसरा जो है कि उसमें इस तरीके से मान लो कि वहाँ पर थर्ड प्लान जो था, यहाँ पर कोई बेस्ड वगैरह किसी पे यहाँ पे नहीं बताया गया, और ना था इस पे, ना कोई ऐसा नाम है। लेकिन फोर्थ में जो है कि ये बेस्ड है ग्रेडिकल स्ट्रेटजी पे, फॉर डिटरमाइनिंग द allocation of central assistance, for determining the allocation of central assistance for state plans with special focus to the ideas of growth with stability and progress towards self reliance। यानी जो है आत्मनिर्भरता की बात कब करी गई भाई, जो आत्मनिर्भरता की बात हम आज कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात तब भी करी गई थी, लेकिन आज उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं हो पाई थी, उतनी ज़्यादा सफल नहीं रही थी। नहीं तो आज हम आत्मनिर्भर जाने कब के बन चुके होते। जब समझो पहले 1969 में आत्मनिर्भरता की बात करी गई थी, सेल्फ रिलायंस की बात करी गई थी, सेल्फ रिलायंस की बात करी गई है ना। उसके बाद जो है कि ड्रॉथ एंड इंडो पाक वार 1971-72 लेट द इकोनॉमी टू द कैपिटल डाइवर्जन क्रिएटिंग फाइनेंशियल क्रंच ऑफ द फॉर द प्लान। तो ये इंडो पाकिस्तान का वार हुआ था, इंडो पाकिस्तान चीन से भी उस टाइम पे वार 61 में हुआ था। तो ये जो वार हुआ था एक जो इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें जो है कि भाई वार में क्या होता है, नुकसान ही होता है वॉर में, है ना। वॉर में क्या होता है भाई, नुकसान ही होता है। तो वहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच हो गया था फॉर द प्लान। द पॉलिटिक्स से, एक तो लाइट बहुत ये पड़ जाती है सामने से। द पॉलिटिसिएशन ऑफ द प्लानिंग started from this plan which took serious populist design in the economic plan, in the coming plan. Frequent double digit inflation, unreasoned increase in the fiscal deficit, subsidy included, higher non-plan expenditure, and the first move in the direction of nationalization and the greater control and regulation of the economy were some of the silent features of this plan. टारगेटेड ग्रोथ कितनी रही थी भाई, 5.7%। एक्चुअल ग्रोथ रही थी कितनी भाई, 3.3%। यानी जो है कि जो पहले में जो है कि डबल ग्रोथ हुई थी, वैसी ग्रोथ हमको नहीं देखने को मिली, है ना, वैसी ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिली, है ना। तो बाकी जो है कि मैंने यहाँ पे बताया कि भैया यहाँ पर जो क्या था, ग्रेटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वर सम ऑफ द साइलेंट फ्यूचर ऑफ दिस प्लान। ग्रेटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन यहाँ पर उसकी बात करी गई थी, है ना। एक्सपेंडिचर एंड द फर्स्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलाइजेशन, है ना। फ्रिक्वेंटली डबल डिजिट इन्फ्लेशंस, क्योंकि भाई जब यहाँ पर एक क्राइसिस हो गया था, एक तरीके से मान लो कि फाइनेंशियल क्रंच हो गया था, तो फ्रिक्वेंटली डबल डिजिट इन्फ्लेशन, है ना। अनराइट इंक्रीज इन द
फिजिकल डेफिसिट सब्सिडी, है ना, फिजिकल डेफिसिट में इंक्रीज हो गया था कि वही लड़ाई में क्या होता है, मतलब जो है कि कर्ज वर्ज बढ़ जाता है, अमेरिका फंडिंग करता, मतलब अमेरिका ने हमेशा यही करा, यूएसए ने, कि लड़ो, हम तुमको क्या देंगे, औजार देंगे, लेकिन औजार फ्री में नहीं देंगे, है ना, उधार दे देंगे, बाद में भरते भरते जो कर्जे में डूब जाओ, तो वाली बात। सब्सिडी इंड्यूस्ड हायर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड द फर्स्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलाइजेशन, है ना, तो ये यहाँ पर जो है कि बात करी गई थी। तो ये सारा रहा, तो फोर्थ प्लान तक हमने यहाँ पर अभी डिस्कस करा है, फिफ्थ प्लान हम और डिस्कस कर लेते हैं। फोकस ऑन द पॉवर्टी, पांचवें प्लान में जो है कि देखो पॉवर्टी, देखो ना, तो भाई पहले में किसकी बात करी गई थी, एग्री की, दूसरे में बात किसकी करी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तीसरे में फिर से एग्री की बात करी गई थी, है ना, चौथे में नेशनलाइजेशन की बात करी गई थी, है ना, पांचवें में बात करी जा रही किसकी, भाई पॉवर्टी की, ये याद रखना है, ये सब आएगा, पॉवर्टी की बात करी गई थी। द फोकस ऑन पॉवर्टी एलिविएशन एंड सेल्फ रिलायंस की, इसमें भी जो है कि किसकी बात करी गई, सेल्फ रिलायंस की बात करी गई थी, सेल्फ रिलायंस, और सेल्फ रिलायंस यानी नेशनलाइजेशन की यहाँ भी बात करी गई, फोर्थ प्लान में भी, फोर्थ में फिफ्थ में सेल्फ रिलायंस की बात करी गई, लेकिन फिफ्थ में जो है पॉवर्टी की स्पेशली बात करी गई। द पॉपुलर rhetoric of poverty alleviation was sensationalized by the government to the extent of launching a fresh plan, the 20-point प्रोग्राम, मैंने कहा ना 3 प्लान गवर्नमेंट के थे, तो यहाँ पर जो है कि लॉन्चिंग द फ्रेश प्लान, दैट इज यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को उसका जो है कि एलिवेशन करने के लिए, and the sensationalized by the government to the extent of launching the first plan, that is 20-point program, with the marginal importance being given to the objective of growth with stability. The havocs of hyperinflation led the government to the hand over the new function to Reserve Bank and India to stabilize the inflation. तो वहाँ पर इन्फ्लेशन वाली बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो चुकी थी, तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए जो है कि इस तरह के ये प्लान वगैरह लाए गए थे, 20-point प्रोग्राम। टारगेट ग्रोथ यहाँ पर थी कितनी, 4.4% की, और ग्रोथ कितनी हुई थी, 4, यानी जो है कि पहले में ज़्यादा हुई थी, दूसरे में कम हुई, तीसरे में कम हुई, चौथे में कम हुई, पाँचवें में जो है कि ग्रोथ जितना हमारा टारगेट था 4.4% का टारगेट था, तो एक्चुअल हमारी हुई 4.8% की, यानी बढ़ गई थी, है ना, ये हमारी एक्चुअल थी, तो यहाँ पर ये चीज़ है। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई डी धार, इट प्रपोज द अचीव टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी हटाओ, है ना, तो यहाँ पर जो है कि प्रिपेयर किसके द्वारा प्रिपेयर होता है, डी धार के द्वारा प्रिपेयर होता। इट वॉज प्रपोज टू अचीव 2 मेन ऑब्जेक्टिव, पॉवर्टी एडिकेशन यानी गरीबी हटाओ, एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यहाँ पर इसके 2 ही मेन ऑब्जेक्टिव थे, गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस, है ना। तो अभी के लिए हम इतना ही यहीं पर क्लोज करते हैं। हमने यहाँ पर फिफ्थ प्लान मेरा थोड़ा, मैं आपको बताऊँ, सही बताऊँ, यहाँ पर मैं थोड़ा पिक्चोरियल व्यू में आता हूँ, थोड़ा मैं हंसी मजाक करते हुए आपको पूरा समझाता हूँ। आज मेरा बिल्कुल मेरे मन की पीपीटी नहीं बनी है आज, है ना, तो आई विल बी मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट उसमें, है ना, नेक्स्ट सेशन में जो है कि मैं थोड़ा पिक्चोरियल वे में लेके आऊँगा, थोड़ा मैं आपको ये रिकैप करा दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।